जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे बिहार दरोगा का जो ये बुक है, ज्ञान बिंदु का बुक है, ये आपको पता होगा। ज्ञान बिंदु के बुक में जो आज हम लोग देखने वाले हैं, इससे पहले हमने कई वीडियो चढ़ा दिया है। आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे 3/9/2023 के क्वेश्चन को। ये दोस्तों किसका क्वेश्चन है? बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम है उसका क्वेश्चन आज हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज चैनल में जुड़ जाइए, और जो भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो टेलीग्राम लिंक से जरूर ज्वाइन कर जाइएगा। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन इस सेट का था, इस सेट का पहला क्वेश्चन था टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यानी कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था, यह प्रश्न आपका पूछा गया था। तो आपको पता होगा टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो है बिंदेश्वरी पाठक जी को कहा जाता है। कब कहा जाता है? बिंदेश्वरी पाठक जी को कहा जाता था। अच्छा, बिंदेश्वरी पाठक जी को ये टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इन्होंने जो है भारत में स्वच्छता और बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य की दशा को सुधार किया। क्या दोस्तों बोलेंगे? स्वच्छता और सुधार किया है। क्या स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर इन्हें जो है सुधार किया है, इसीलिए इनको जो है याद रखिएगा टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार दरोगा के इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि इनका जन्म जो है बिहार के वैशाली जिले में ही हुआ था। किसमें हुआ था दोस्तों? बोलेंगे बिहार के वैशाली जिले में ही हुआ था। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1943 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1943 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये भी ध्यान रखिएगा, तो 1991 में जो है इनको जो है पद्म भूषण सम्मानित से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और इसका जो है मृत्यु 2023 में हो गया है। कब दोस्तों? 2023 में इनका जो है मृत्यु हो गया है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? देखिए, मिशन इंद्रधनुष का संबंध जब भी पूछे तो ये टीकाकरण से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों? टीकाकरण से हो जाएगा। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और ये किसके लिए प्रारंभ किया था, कब प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा 25 दिसंबर 2014 से ये स्टार्ट हुआ था मिशन इंद्रधनुष। इसके अंतर्गत बोल सकते हैं कि 7 टीके जो है इसमें अंतर्गत किए गए थे शामिल। जैसे आपका डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनस हो गया, पोलियो हो गया, खसरा हो गया। ये सब टीबी हेपेटाइटिस के लिए इसमें जो है ये 7 टीके इसमें आमंत्रित किए थे। तो मिशन इंद्रधनुष जब भी पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा? टीकाकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। ये बहुत ही इजी सवाल हो जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को ये विश्व पर्यावरण दिवस जो है किसके अंतर्गत मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यूएनईपी। क्या बोलेंगे? यूएनईपी। इसका फुल फॉर्म में लिख दीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछने मिले। यूनाइटेड नेशन, क्या बोलेंगे? यूनाइटेड नेशन और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपको एकदम जरूर रखनी चाहिए। और ये जो याद रखिएगा पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा 1972 में भाग लिया था स्टॉकहोम के सम्मेलन में, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये मनाया कब गया है? 1974 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1974 ईस्वी में ये मनाया गया है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपको पता होगा दोस्तों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में किया गया था। और ये कब किया गया था? 1992 में, 1992 में, सॉरी कब बोलेंगे? 1992 में। अच्छा, रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। देखिए ये उस समय का क्वेश्चन पूछा गया था, 2026 में फीफा। तो 2026 में फीफा जो होगा यूएसए होगा, कनाडा होगा और मेक्सिको होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। अच्छा, आपके मन में आता होगा कि 22वां जो हुआ था, ये भी चीज ध्यान रखिएगा 22वां कब हुआ था? तो 2022 में जो है फीफा हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा कतर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कतर देश में हुआ था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और इसका जो याद रखिएगा विजेता टीम पूछ सकता है आपको। क्या पूछ सकता है? विजेता टीम। विजेता टीम कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर उपविजेता भी आपसे पूछ सकता है तो उपविजेता को भी ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस को हराकर जीते थे, तो फ्रांस इनका उपविजेता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है 2026 के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, यानी कि मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग कौन होता है। तो याद रखिएगा मस्तिष्क का जो है तीन भाग होता है, एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है दोस्तों मध्य मस्तिष्क, और एक होता है दोस्तों क्या बोलेंगे उसको, इसको बोलते हैं हम लोग पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो ये जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क में ही भाग होता है सेरिब्रम, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है डाइसेफेलॉन। तो सेरिब्रम जो है ये याद रखिएगा मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा जो है ये सेरिब्रम ही आते हैं, तो सबसे बड़ा भाग जो है सेरिब्रम ही हो जाता है। और इसके अंदर याद रखिएगा मतलब बुद्धि, चतुराई, जो भी स्मरण शक्ति होता है, उन सभी क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करते हैं, तो नियंत्रण करते हैं सेरिब्रम। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेरिबेलम, क्या दिख रहा होगा दोस्तों, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है याद रखिएगा कोई भी चीज सीखने का काम करता है, क्या करता है, कोई भी चीज अगर आप सीख रहे हैं तो उसमें जो है ये सहायता प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ पर हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा, इसको जो क्या बोलते हैं, याद रखिएगा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर याद रखिएगा जैसे कि आपका हो गया भूख, प्यास, निंद्रा, ये सब जो है ये नियंत्रित करते हैं। तो ये सब चीज एकदम आपको बेसिक चीजें हैं, ये सब चीजें को एकदम जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री परिषद का आकार होता है, यानी कि मंत्री परिषद का कैसा आकार होता है ये चीज पूछा गया। राज्यसभा का 15% या लोकसभा का 15% या संसद का 15% या संसद का 12%। देखिए दोस्तों जब आप 51वां संविधान संशोधन को पढ़िएगा तो 51वां संविधान संशोधन 2002 में आया था, सॉरी 2003 में आया था। ठीक है, और इसमें यह चीज संशोधन कहा गया था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत जितने भी मंत्री होंगे वो लोकसभा का जो है 15% मतलब कि हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं होगा। तो ये 15% हो जाएगा, लोकसभा का 15%। और ये कब बोला गया था, संशोधन आया था 51वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या था। तो विकसित लक्ष्य मतलब यहाँ पर पूछा गया कि लक्ष्य क्या था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ द्वारा लक्ष्य जो अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा चालक रहित विमान लक्ष्य का मतलब था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अच्छा, डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, तो ये भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1958 को। कब बोलेंगे दोस्तों, 1 जनवरी 1958 को। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली। क्या है दोस्तों, न्यू दिल्ली। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, आपको पता होगा कि अभी डीआरडीओ का जो है याद रखिएगा वर्तमान में इनका अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा समीर कामत। कौन बोलेंगे, समीर वी कामत। तो ये भी चीज कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चन को एकदम डिटेल वाइज सोल्यूशन के साथ, इसीलिए आपको बोलते हैं कि जो भी चैनल पे पहली बार बन रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झील कहने का मतलब होता है यहाँ पर गोखुर झील। क्या बोलेंगे इनको, गोखुर झील बोलेंगे। तो बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील या गोखुर झील की बात करेगा तो ये कांवर झील हो जाएगा। अच्छा, कांवर झील कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बेगूसराय में। ये बिहार का ही नहीं, बोल सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन है, तो वो कांवर झील ही है। और ये कहाँ पर है, बेगूसराय में। अगर बोल सकते हैं इसको जो अभी जो है वर्तमान में जो है ये अगर बोलिएगा तो बिहार का जो है ये पहला रामसर साइट था। क्या बोलेंगे दोस्तों, बिहार का ये पहला रामसर साइट था। ठीक है, लेकिन अगर भारत की बात करिएगा तो भारत में इनका स्थान कितना है रामसर साइट में, 39वां है। तो ये सब भी क्वेश्चन को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लेक्टोमीटर कोई भी तैरने वाला हो जाए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तैरने वाला हो जाए या डूबने वाला हो जाए, वो सभी जो है किस पे सिद्धांत पे काम करेगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोला जाता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अथवा पूरी तरह से या आंशिक तरह से डूबा हुआ प्रतीत हो तो उसको उसमें जो है याद रखिएगा आभासी जो भार होता है, भार जो है वो कमी प्रतीत होता है। और ये जो है आभासी भार क्या होता है, तो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जो बोल सकते हैं स्थान के बराबर होता है, द्रव के भार के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर पास्कल का नियम दिख रहा होगा, पास्कल का नियम इस तरह से होता है दोस्तों। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर दोस्तों एक होता है और यहाँ पर कई सारे इसमें छोटे छोटे भाग होते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज लगाएंगे तो वो सभी चीजों पर ये काम करेगा। जैसे ऑटो ब्रेक हो गया, आपका कोई भी ब्रेक हो गया, मान के ट्रक का ब्रेक हो गया, आप एक जगह दबाते हैं वो सभी जगह नियंत्रित होकर काम करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पास्कल का। न्यूटन के गति के नियम से तो आप लोग प्रभावित हो ही होंगे, कई बार बताया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको पता होगा वर्तमान में जो है भारत में कितने कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं, तो याद रखिएगा 8 है। इसका जो ट्रिक भी है याद रखिएगा, गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेंगी। क्या बोलेंगे, गर्म छाछ पी
छाछ पी तृप्ति मिलेगी। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। ये एकदम ट्रिक हो गया जो कि आपको सीरियली बाई ये कभी भी मदद कर सकता है आपको याद करने में। जैसे यहाँ पर से इसको डायरेक्ट याद रखिए, अगर पहले की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजरात हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद बात करिएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, मध्य प्रदेश के बाद बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। उसके बाद बोल सकते हैं कि झारखंड हो जाएगा। झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल, इसको पश्चिम बंगाल हम लोग बोलते हैं। और पश्चिम बंगाल के बाद आपका क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा मिजोरम हो जाएगा। और मिजोरम के बाद दोस्तों एक और आता है जो याद रखेगा, इतना राज्यों से ही गुजरती है। तो ये 8 आपका पूर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा जो है कितना डिग्री अक्षांश रेखा से गुजरती है, तो याद रखिएगा कर्क रेखा जो है बोल सकते हैं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। कब बोलेंगे, 23.5 डिग्री, ठीक है। और इनको जो है एक नदी काटती है जो कि 2 बार काटती है, तो बोलेंगे माही नदी। कौन नदी बोलेंगे दोस्तों, माही नदी जो है इनको 2 बराबर भागों में काटती है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कर्क रेखा कौन से राज्य से गुजरती है, तो यहाँ मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक याद रखिएगा ये गंगा की सहायक नदी हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों, गंगा की सहायक नदी हो जाएगा। गंगा याद रखिएगा उत्तराखंड के हिमानी पर्वत से निकलती है और इसकी लंबाई अगर बात करेगा 2525 किलोमीटर इनकी लंबाई है। अच्छा, बात करते हैं इनकी और सही कई सारे सहायक नदियां हैं। जैसे आपका हो गया रामगंगा, क्या बोलेंगे दोस्तों, रामगंगा हो गया। गोमती हो गया, क्या हो गया, गोमती हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल सकते हैं गोमती के बाद महानंदा इसका हो जाता है, महानंदा हो गया। गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया। और यहाँ पर इनका सबसे बड़ी अगर सहायक नदी की बात करिएगा तो ये यमुना हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, यमुना हो जाएगा। एक सोन भी है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ये सभी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। आप देख रहे होंगे कि बिहार दरोगा में दोस्तों जो है आपको नदी तंत्र से ज्यादा क्वेश्चन पूछने देखने को मिल रहा है प्रत्येक सेट में। तो नदी तंत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको करवा देंगे, इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अपना जल जो है याद रखिएगा अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिराती है। कहाँ गिराती है दोस्तों, खंभात की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। अच्छा, नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करिएगा तो कितना है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियों की बात करिएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ओरसंग हो जाएगा, ठीक है, तवा हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, शेर हो जाएगा, हिरन हो जाएगा। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा, ये सब जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पर से हो जाएगा। अच्छा, नर्मदा नदी याद रखिएगा जो है एक जो है इस पर जलप्रपात भी है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, धुआंधार जलप्रपात। क्या बोलेंगे दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली, यानी कि बंगाल की जो है दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिला, ये चीज पूछा गया क्वेश्चन में। तो आपको एक युद्ध पता होगा जो कि कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। डेट से आपसे पता चल गया होगा कि ये युद्ध कौन था। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बक्सर का युद्ध। कब बोलेंगे दोस्तों, बक्सर का युद्ध इसको बोलते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद 2 संधि होता है, एक संधि बोलते हैं हम लोग इसको इलाहाबाद का संधि। क्या बोलेंगे दोस्तों, इलाहाबाद का संधि बोलेंगे, इलाहाबाद का संधि। इलाहाबाद का संधि 2 हुआ था, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक हुआ था 12 अगस्त 1765 को और एक हुआ था आपको ध्यान रखना है 16 अगस्त 1765 को, ठीक है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो 12 अगस्त 1765 का जो मतलब इलाहाबाद का संधि होता है वो जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी रॉबर्ट क्लाइव और जो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय के बीच। किसके बीच दोस्तों बोलेंगे, शाह आलम द्वितीय के बीच। इसमें क्या होता है याद रखिएगा, बंगाल बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार किसको दिया जाता है, तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है। और उसके बदले में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दिया जाता है। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। तो और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलाहाबाद का संधि। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, यानी चुनाव आयोग का उल्लेख बात करिएगा संविधान के भाग 15 में है और इनका वर्णन जो है 324 से लेके आर्टिकल 329 तक इनका वर्णन किया गया है। तो अभी वर्तमान में बात करिएगा, अगर पहला प्रथम चुनाव आयोग, भारत का प्रथम चुनाव आयोग कौन था, तो याद रखिएगा तो ये हो जाएगा सुकुमार सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन हो जाएंगे। अगर वही बात करिएगा अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपका हो जाएगा राजीव कुमार। कौन हो जाएंगे दोस्तों, राजीव कुमार हो जाएंगे।
बनाएंगे। तो ये सब चीज़ को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको कमेंट में ये भी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है। तो राज्य सूची पर विषय संसद जो है कब बनाएगा, तो याद रखिएगा राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर जो है राज्य सूची पर विषय जो है संसद बनाती है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए सूची का वर्णन बात करेगा तो सूची जो है 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। अगर बात करेगा तो सूची कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों संघ सूची, क्या बोलेंगे संघ सूची, और दूसरा बोलेंगे हम लोग क्या, राज्य सूची, क्या बोलेंगे राज्य सूची, और तीसरा क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा तीसरा बोलेंगे समवर्ती सूची, क्या बोलेंगे समवर्ती सूची। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए संघ सूची पर जो है कानून बनाता है केंद्र सरकार, राज्य सूची पर कानून बनाते हैं राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। देखिए भारत का जो है ये आपका भारत हो गया दोस्तों, इसका ये देशांतरीय विस्तार हो गया, ये वाला आपका देशांतरीय विस्तार, और ये वाला आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो देशांतरीय विस्तार जो है याद रखिएगा पूर्व से होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो पूरब से इसका जो देशांतरीय विस्तार की बात करेगा तो ये जो है होता है 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 68 डिग्री, मतलब बोल सकते हैं सॉरी 37 डिग्री नहीं दोस्तों, इसको बोलेंगे क्या, यहाँ पर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफी चाहते हैं। यहाँ पर से ध्यान से समझिए क्या बोला गया, यहाँ पर देशांतरीय विस्तार की जब भी बात करेगा तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से बोल सकते हैं पूरब से, क्या दोस्तों पूर्व से बोलेंगे, और 97 डिग्री 25 मिनट तक, कब बोलेंगे 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये भी पूरब होगा। यानी देशांतर का जब भी बात करेगा तो यहाँ पर आपको पूरब पर ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पूर्व है यहाँ पश्चिम है तो ये कट गया, ये पश्चिम है ये पूर्व है तो ये भी कट गया, ये पूर्व है ये पूर्व है तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से होने को तैयार है। ठीक है, अच्छा बात करेंगे उत्तरी अक्षांश कितना है, तो याद रखिएगा ये है जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर बोल सकते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये इसका वर्णन है, इसको हम लोग अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इससे भी ये भी चीज आप ही और ये समझिए कि ये जो है याद रखिएगा ये जो उत्तर दक्षिण का क्रम है और ये पूरा पश्चिम का क्रम है। तो भारत का बात करेंगे उत्तर से लेके दक्षिण तक क्रम की लंबाई तो ये कितना हो जाएगा 3214 किलोमीटर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर पूरब से पश्चिम की बात करेगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 2933 किलोमीटर ये भी हो जाएंगे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। जैसे बात करिएगा भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा कौल कहते हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं, गुहार मोती कहते हैं। और सबसे ये पश्चिमी ये हो जाएगा, और सबसे पूर्वी को क्या कहते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि वितु कहते हैं। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, परावैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन है। देखिए परावैंगनी किरण को मतलब बोल सकते हैं कि इससे रक्षा करने वाली किरण कौन है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल, क्या बोलेंगे समताप मंडल। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ये ट्रोपोस्फीयर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। जैसे कि आपका हो गया मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती है, क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ये एक उटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, सीता माता का जयंती कब मनाई जाती है। तो सीता माता का जयंती याद रखिएगा बैसाख माह के कृष्ण पक्ष के नवमी को मनाती है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग दिखा लेकिन जो कि सब्जेक्ट से हट के है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है। देखिए जो है बादल जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर क्या कहलाता है, तो बादल 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उच्च बादल, और एक होते हैं याद रखिएगा मध्य बादल, और एक होते हैं आपका निम्न बादल। एक क्या होते हैं, निम्न बादल होते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे निम्न बादल की ऊंचाई कितनी होती है 2500 मीटर तक, कब बोलेंगे 2500 मीटर तक। ठीक है, और मध्य बादल की जब बात करेंगे हम लोग, मध्य बादल का ऊंचाई कितना होता है, तो 2500 से लेके बोल सकते हैं कि 6000 मीटर तक होता है। ठीक है, और बात करेंगे अगर उच्च बादल का, तो उच्च बादल का 6000 से लेके 20000 तक होता है। और इसी के अंदर आपका आता है पक्षाप बादल, या तो बोल सकते हैं पक्षाभी अस्तर बादल, इसी के अंदर आता है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल को क्या कहते हैं, यहाँ पर पक्षाप बादल दिख रहा है, इसी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए नीला ग्रह तो वैसे हम लोग पृथ्वी को कहते हैं समुद्र के परछाई के कारण, लेकिन याद रखिएगा नेपच्यून को भी कहते हैं। नेपच्यून क्या होता है, वरुण ग्रह को हम लोग नेपच्यून कहते हैं। वरुण सबसे बोल सकते हैं कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो वरुण है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किसने गति के नियमों को प्रतिपादन किया। तो गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन ने। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो इनका पुस्तक है एक दोस्तों, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया से हमको जो है इनका जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी जानकारी चलना चाहिए। और न्यूटन ने जो है गति के कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। तो ये भी जानकारी रहना चाहिए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो ये सब चीज एकदम कई बार हमने आपको बताने का प्रयास किया है, तो वहां से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक है, तो ये भी देख लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रकाश संश्लेषण का मतलब कि मैप देखना होगा कि किस तरह होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं, तो आपको पता होगा वायुमंडल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अच्छा, मिट्टी से क्या ग्रहण करते हैं, मिट्टी से आप बोलिएगा कि जल ग्रहण करते हैं, यानी H2O ग्रहण करते हैं, H2O, ठीक है, H2O ग्रहण करते हैं। उसके बाद यहाँ से याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश लेता है, ऊपर से क्या लेता है, सूर्य का प्रकाश। और नीचे से दोस्तों आपको क्लोरोफिल लेता है, क्या लेता है, क्लोरोफिल लेता है। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। क्लोरोफिल की मतलब कि बोल सकते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, मिट्टी से जल लिया, और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की मतलब की सिद्धता में ये निर्माण क्या इसका करते हैं, ग्लूकोल का करते हैं, C6H12O6 का करते हैं। और याद रखिएगा कुछ हाइड्रोजन मतलब कि जल को विमुक्त करते हैं और कुछ ऑक्सीजन को भी विमुक्त करते हैं। क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीजन को भी विमुक्त करते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। जब इसको बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर से बोला गया प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक क्या है, ऑक्सीजन आवश्यक है, नहीं, ऑक्सीजन तो ये विमुक्त होता है दोस्तों, तो ये ऑक्सीजन नहीं है। कोलेरा एक प्रकार का बोल सकते हैं कि हरा शैवाल है। और क्लोरोफिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। देखिए प्राकृतिक सफाई कर्मी जो है यहाँ पर उत्पादक नहीं होगा, उपभोक्ता भी नहीं होगा, ये अपघटक हो जाएगा। अपघटक में क्या आता है दोस्तों, जीवाणु आते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं वो सभी किस में आते हैं, अपघटक में आते हैं। इसको सफाई कर्मी इसीलिए बोला जाता है कि कितने भी मतलब मृदु कवची लोग होते हैं, वो मृत जीवी प्राणी होते हैं, वो सभी को साफ कौन करते हैं, जीवाणु खा के तरल अवस्था में इसको जो है अवशोषक के रूप में ले लेते हैं। इसीलिए इसको जो है पृथ्वी का सफाई करता भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित था। तो पंचायती राज व्यवस्था बोल सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन को जब पढ़िएगा तो 73वां संविधान संशोधन 1992 को आया, और इसी में याद रखिएगा जो है पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। और ये पंचायती राज व्यवस्था याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की बात करेगा तो ये संविधान के 11 नंबर अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। क्या बोलेंगे, 11वां नंबर अनुसूची में जो है इसका वर्णन किया गया, तो ये 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था से कई सारे बोल सकते हैं कि समिति जुड़े गए हैं, जैसे आपका हो गया यहाँ पर से लिख लीजिए एक दो समिति, जैसे आपका हो गया अशोक मेहता समिति, क्या बोलेंगे, अशोक मेहता समिति। उसके बाद यहाँ पर है बलवंत राय मेहता समिति, क्या बोलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बलवंत राय मेहता समिति है जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था, ठीक है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। उसके बाद जीवीके राव समिति है, जैसे आपका थंगुल समिति हो गया, गाउडकिल समिति हो गया, ये सभी जो पंचायती राज व्यवस्था से ये लागू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है। देखिए मौलिक अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1978 में हुए थे। इसके द्वारा याद रखिएगा मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और इसको याद रखिएगा संविधान के 300 के क के अनुच्छेद में इसका वर्णन देखने को अभी वर्तमान में मिलता है। और ये अगर भाग की बात करेगा, कई बार भाग पूछ देता है, तो याद रखिएगा भाग 12 में इनका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये याद रखिएगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। काम करने का अधिकार ये तो अलग हो गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बर्फ क्या है। तो बर्फ एक प्रकार का आणविक ठोस है। क्या है दोस्तों, बर्फ एक प्रकार का आणविक ठोस है, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएंगे। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल की बात करिएगा तो इनका जो कार्यकाल है 1813 से लेकर 23 तक इनका कार्यकाल है। इसी के दौरान याद रखिएगा एक आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। क्या दोस्तों, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है, क्या हुआ था दोस्तों, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-15 में हुआ था, जो कि ये भी चीज ध्यान रखिएगा इसका जो है सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ। ये भी आपका बिहार दरोगा में पूछा गया था। सुगौली का संधि कब हुआ था, तो 1816 में हुआ था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन में याद रखिएगा इनका जो है बंगाल विभाजन को सबसे ज्यादा इसमें प्रेरित हुए थे। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में ये हुए थे, ठीक है। बैरन हेस्टिंग ने याद रखिएगा द्वैत शासन को अंत किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने याद रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो ये सब चीज एकदम ध्यान देते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा का बात करिएगा तो एक डेट आता है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जब अंतिम बैठक होता है, प्रथम बैठक, तो उसमें याद रखिएगा सबसे बुजुर्ग के रूप में, यानी कि जो सबसे बूढ़ा हो गए थे उसमें डॉक्टर कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इन्हें याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसमें दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको सबसे पहले चुना गया। लेकिन बात करिएगा 11 दिसंबर 1946 को, तो इसमें याद रखिएगा अस्थायी रूप से, क्या बोलेंगे, अस्थायी रूप से जो है किनको अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पर प्रथम पूछ रहा है, अगर अस्थायी देगा तभी आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जाना है। अगर प्रथम पूछेगा तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अच्छा, संविधान सभा को बनने में कितना दिन लगा था, तो याद रखिएगा ये कई बार पूछ दिया, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत ही ईजी सवाल है, लेकिन जब एग्जाम में दे देता है तो बहुत बहुत का जो है पसीना ये खताब कर देता है। इसीलिए ये सब चीज को भी एकदम आपको रिपीट करते जाते हैं, जो कि आपको याद बनते रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। तो महात्मा गांधी का क्या हो जाएगा, यंग इंडिया ही पुस्तक हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया के, और दोस्तों इनका क्या है, नवजीवन है। क्या बोल सकते हैं, नवजीवन इन्हीं का पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, क्या बोलेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इन्हीं की पुस्तक है, इनका जीवनी भी है ये भी चीज ध्यान रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है किनका है, तो याद रखिएगा ये जो है महात्मा गांधी जी का इंतर। और एक याद रखिएगा हिंद स्वराज, क्या बोलेंगे, हिंद स्वराज। ठीक है, इन्हीं की पुस्तक है। हरिजन हो गया, इन्हीं की पुस्तक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है, तो याद रखिएगा धारा का मान जो है बढ़ जाता है। ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, महाबलीपुरम का रक्त मंदिर किसने बनवाया था। तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर, यहाँ पर बोल सकते हैं रथ मंदिर किसने बनवाया था, सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था, ये पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने। किसने बोलेंगे, नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, तो नरसिंह देव प्रथम ने इनका जो है याद रखिएगा ये महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पल्लव का याद रखिएगा शासक कौन था, तो याद रखिएगा संस्थापक की बात करेगा तो ये हो जाएगा सिंह विष्णु। कौन हो जाएंगे दोस्तों, सिंह विष्णु हो जाएंगे। अच्छा, पल्लव की राजधानी कहाँ था, तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए, कांचीपुरम। कौन बोलेंगे, कांचीपुरम बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंध किया गया, तो ये रियल मैंगो को प्रतिबंध कर दिया। उस समय करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर भारत की साक्षरता दर देखिएगा तो ये तो हो जाएंगे लगभग 73%, लेकिन अभी वर्तमान में जाइएगा तो ये 74.04% हो जाएगा। ये वर्तमान का डाटा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल लेके आप चल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अच्छा, यहाँ पर से एक चीज और जान लीजिए कि अगर यहाँ पर साक्षरता दर इतना है तो पुरुष और महिला का भी आपको जानना बहुत, स्त्री का जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पुरुष की साक्षरता दर बढ़िएगा तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 82.14% हो जाएगा। वहीं अगर महिला की बात करेगा तो ये लगभग 65.46 हो जाएगा। और ये दोस्तों भारत का है। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंज किस राज्य में। तो तासीगंज हिमाचल प्रदेश में है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। मतदान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो 25 जनवरी को हम लोग मतदान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी, तो रानी दुर्गावती याद रखिएगा गोंडवाना की शासिका थी। कहाँ की शासिका थी, तो गोंडवाना की शासिका थी। रानी दुर्गावती का शादी गोंडवाना के राजा से हुआ था। और इनका जो याद रखिएगा 7-8 साल के दरमियान ही इनका मृत्यु हो गया था इनके पति का। उसी के दौरान याद रखिएगा रानी दुर्गावती जो है कहाँ की शासिका थी, गोंडवाना की। और यहाँ पर बाद में जो है अकबर ने जो है इसको हासिल कर लिया था, मतलब कि स्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है। तो बैक्टीरिया जनित देखिए हेपेटाइटिस है, चेचक है, खसरा है, टाइफाइड है। तो हेपेटाइटिस और चेचक और खसरा ये सब दोस्तों किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। तो टाइफाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, यहाँ से टाइफाइड जब वायरस से जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाणु। तो इसके द्वारा और देख लीजिए कौन कौन होता है, जैसे आपका हो गया हैजा, हैजा के बाद आपका हो गया डिप्थीरिया। क्या बोलेंगे दोस्तों, डिप्थीरिया बोलेंगे। लिख लीजिए, ये सब प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद आपका हो गया टिटनस। क्या बोलेंगे, टिटनस बोलेंगे। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि प्लेग। क्या बोलेंगे, प्लेग बोलेंगे। उसके बाद आपका निमोनिया। ये सब जो है किससे होता है, ये सब जो है याद रखिएगा बैक्टीरिया से होता है। आपका टीबी हो गया, ये सब किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पाटलिपुत्र के
संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करिएगा तो पाटलिपुत्र का संस्थापक तो उदयन हो जाएंगे। उदयन किससे थे? तो याद रखिएगा हर्यक वंश के शासक थे। किसका दोस्तों? हर्यक वंश का शासक का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा 544 ईसा पूर्व में जो है इनके संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा बिंबिसार। कौन बोलेंगे? बिंबिसार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिंबिसार बोलेंगे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अच्छा याद रखिएगा अजातशत्रु इन्हीं का पुत्र हुआ बिंबिसार का, और अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन। तो उदयन ने जो है याद रखिएगा अपना राजधानी जो है राजगिरी से, कहां से? मगध का राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र अभी तुरंत हमने बताया C6H12O6, यानी कि ये देख लीजिए C6H12O6। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो कोठारी आयोग का संबंध जो बोल सकते हैं कि शिक्षा से था। एक दोस्तों याद रखिएगा 1964 का समय था, और इसी में याद रखिएगा भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, क्या बोलेंगे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी एक व्यक्ति हुआ करते थे, इन्हीं के द्वारा जो याद रखिएगा इन्हीं के अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार दिया नई दिल्ली में। इसी के उद्योग से हम लोग कोठारी आयोग का संबंध जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा बोल सकते हैं कि नीलगिरी की पर्वत ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर देखिए ये होता है पश्चिमी घाट और ये होता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जब मिलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी में दोस्तों दोनों मिलता है, और इसी की सबसे ऊंची चोटी कौन होता है? डोडा बेटा होता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अच्छा डोडा बेटा की चोटी की ऊंचाई की बात करिएगा तो ये कितना होता है? 2600 लगभग 37 मीटर इनको बोल सकते हैं। और अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो वो हो जाएगा कौन? अनाईमुडी। अनाईमुडी, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी है। ये भी आपका पीटी में क्वेश्चन ये पूछा गया था। अनाईमुडी की ऊंचाई की बात करेगा तो ये लगभग 2695 मीटर इनकी ऊंचाई है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, कई बार एग्जाम में इस तरह को देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? देखिए 8वीं अनुसूची में अगर मूल संविधान में बात करिएगा, मूल संविधान में जब बात करेगा दोस्तों तो 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। एक संविधान संशोधन होता है 15वां भाषा जो जुड़ता है, ये याद रखिएगा किसके द्वारा? 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 के द्वारा, और इसमें जो याद रखिएगा 15वां भाषा के रूप में सिंधी को ग्रहण किया जाता है। उसके बाद याद रखिएगा 3 भाषा जोड़े जाते हैं। नमक, इसको याद करने का ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। और ये जो है याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन ये जुड़ता है, जिसको कि याद रखिएगा 1900 ये 71वां संविधान संशोधन 1992 बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा 3 भाषा और 4 भाषा और जुड़ता है, जिसको याद करने का ट्रिक है बोडमास। क्या बोलेंगे? बोडमास। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और ये जो जोड़ता है तो याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 2002 में ये जो जोड़ा जाता है। तो अभी सब चीज मिला के 15, 3, 18, 4, 22 भाषा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? यानी कि चंद्रयान 3 का जो है लैंडर का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम बोल सकते हैं विक्रम था। क्या था दोस्तों? विक्रम था। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। चंद्रयान 3 ने कब लैंडिंग किया था? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 23 अगस्त 2023 को। कब बोलेंगे? 23/2023 को याद रखिएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ठीक है, अच्छा इनका जो याद रखिएगा मतलब कि इनका जो है रॉकेट का क्या नाम था? तो याद रखिएगा LVM-3 और बोल सकते हैं M4 द्वारा जो है ये प्रक्षेपित किया गया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो अमरावती बोल सकते हैं कि ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक समय में मिला हुआ था, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करता था? हैदराबाद हुआ करता था। लेकिन याद रखिएगा दोनों जब अलग होते हैं तो तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद होता है और आंध्र प्रदेश का कहाँ होता है? अमरावती होता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो एकल आवृत्ति ध्वनि वाले को क्या बोलते हैं? टोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोन कहते हैं। तो ये भी जानकारी रहना चाहिए। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान से याद करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? यानी कि मानव हार्मोन नहीं है। इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, कैलिस्टोनिन है, साइटोकाइनिन नहीं है। ये एक प्रकार का बोल सकते हैं पादप हार्मोन है, जो कि याद रखिएगा पादप हार्मोन है, और ये पौधों की मतलब कि बोल सकते हैं कि वृद्धि को ये मतलब कि बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें बृहत स्नानागार पाए गए हैं? बृहत स्नानागार बोल सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में पाए गए। मोहनजोदड़ो में इसके अलावा और कई चीज पाए गए, जैसे आपका हो गया कांस्य वाली मृतिका नृतिका जो है यहीं पर पाए जाते हैं। सूती वस्त्र जो है यहीं पर खोजने को देखने को मिला है। कालीबंगा कहाँ पर है दोस्तों? तो राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। लोथल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा गुजरात में है। भोगवा नदी के तट पर गुजरात है। सबसे बड़े डॉकयार्ड कहाँ पर मिले हैं? लोथल में मिले हैं। धौलावीरा भी गुजरात में ही सबसे बड़े बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या बोले हैं खेलने वाला मैदान बोल सकते हैं वो धौलावीरा में देखने को मिला है। ठीक है, स्टेडियम। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल का था पॉन चाओ। पहली बार इसको हरा दिया था, लेकिन बाद में कनिष्क ने इसको पराजित कर दिया था। ठीक है, कनिष्क याद रखिएगा कुषाण वंश का शासक था। किसका था दोस्तों? कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क ने याद रखिएगा जब अपना मतलब बोल सकते हैं कि राज्याभिषेक करवाया था, राज्याभिषेक करवाया था, उसी के दौरान याद रखिएगा एक शक संवत चलाए थे। कौन संवत चलाए थे दोस्तों? शक संवत चलाए थे 78 ईसा पूर्व में। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, जो कि 1957 से याद रखिएगा भारत के कैलेंडर द्वारा भी इसको निर्माणित किया कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? तो बजरंग पुनिया का संबंध जो है कुश्ती से बोल सकते हैं। जैसे बजरंग पुनिया हो गया, रवि दहिया हो गया, ये सब का कुश्ती से संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? देखिए राज्यसभा अगर धन विधेयक की बात करेगा तो धन विधेयक का चर्चा जो है संविधान के 110 आर्टिकल में है, लेकिन याद रखिएगा राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक? 14 दिन तक रोक सकती है। लेकिन याद रखिएगा राज्य मतलब धन विधेयक पर कानून कौन बनाते हैं? लोकसभा बनाते हैं। अगर राज्यसभा इस पे मतलब स्वीकृति दे या नहीं भी दे, तब फिर भी उसको 14 दिन के अंदर माना जाएगा कि राज्यसभा द्वारा पारित है। ठीक है, तो इसमें राज्यसभा को कोई मतलब की वैल्यू उतना नहीं मिलता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने जो है 50 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल वाइज सोल्यूशन के साथ आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी पहली बार चैनल में बन रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल जो है इसका 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने में वीडियो थोड़ा काफी लंबा हो जाता है, जिसमें कि पढ़ने में भी आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।